हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई 2019 के फर्स्ट पेपर के बाल विकास के 30 प्रश्नों की। दोस्तों, लेकिन ये सेकंड 6 टू 8th में भी काम आ जाएगा। अगर 6 टू 8th का कोई स्टूडेंट्स देखता है तो कोई अच्छी बात है। उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि ये सारे टॉपिक उसमें भी हैं 6 टू 8th में, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है। अगर आप इसमें 30 में 28 कर रहे हैं तो उसमें भी 26-27 कर ले जाएंगे 100%। तो दोस्तों, आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जेंडर क्या है? तो दोस्तों, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। तो दोस्तों, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन को चाहे याद कर लीजिए आप। जेंडर एक सामाजिक संरचना है भैया, ना आर्थिक अवधारणा है, ना जैविक निर्धारक है, ना मनोवैज्ञानिक सत्ता है। क्योंकि जेंडर सामाजिक संरचना कैसे है, अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। क्योंकि जब बच्चे का जन्म यहाँ हो जाता है, मतलब पृथ्वी पे, तो यहाँ जो हमारा समाज है वो निर्धारित करता है कि भैया ये पुरुष है, ये महिला है। ये तो ये मतलब इससे साफ होता है कि जेंडर सामाजिक संरचना है। ये प्रकृति की देन नहीं है कि प्रकृति नहीं निर्धारित करता है कि जेंडर क्या है। ये सामाजिक संरचना है, इस बेस पे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ के लोगों ने ही डिसाइड कर दिया है कि भैया आप फीमेल हो, आप मेल हो। इसलिए जेंडर एक सामाजिक संरचना है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयामों। पहला सामाजिक कमा शारीरिक कमा व्यक्तित्व कमा सो। दूसरा शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। तीसरा संवेगात्मक कामा बौद्धिक कामा आध्यात्मिक एवं स्व। चौथा दोस्तों शारीरिक कामा व्यक्तित्व कामा आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो दोस्तों, विकास के व्यापक विकास में हमारा संवेग भी आएगा, शारीरिक विकास भी आएगा, संज्ञानात्मक विकास भी आएगा, सामाजिक विकास भी आएगा। विकास में व्यक्तित्व भी आता है, लेकिन जो स्व है ये विकास में इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा भैया। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए हैं। सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व तक सही था, आध्यात्मिक का कोई मतलब नहीं है। संवेगात्मक बौद्धिक का मतलब समझ में आ रहा, बौद्धिक से भी संवेगात्मक से ही संबंधित है। और चौथा ऑप्शन दोस्तों शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक का कोई मतलब नहीं दोस्तों विकास में। क्या जो स्टूडेंट्स पढ़ता लिखता है केवल उसी का विकास होता है? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो साथ मतलब पढ़े लिखे नहीं है फिर भी उन्होंने काफ़ी विकास किया हुआ है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, दूसरे में दूसरा। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड और तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्ध परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली दोस्तों कई योग्यताएं शामिल हैं। बहु अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बहु अनुभव के परिणाम के रूप में एक अपेक्षाकृत स्थायी स्थायी वर्ड नेगेटिव दोस्तों, स्थायी नहीं बुद्धि भैया, अस्थायी है। बुद्ध एक आनुवांशिक नहीं है, मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण नेगेटिव दोस्तों, कट हो। दोस्तों, अभिसारी चिंतन को भी नेगेटिव लिया गया, अपसारी होता तो ठीक होता। तो दोस्तों, इसमें पहला हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते कि भैया ये बुद्ध के द्वारा है, ऐसी योग्यताएं शामिल है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हमने प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण बताया, फिर से यहाँ आप समझ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, मीडिया तो ये नहीं है, ये प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत नहीं आता, ये द्वितीय सामाजिकरण है। विद्यालय भी द्वितीय है, सरकार भी नहीं प्राथमिक। परिवार जो होता है दोस्तों ये प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। तो चौथे में हमारा दूसरा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है,
चौथा ऑप्शन दोस्तों, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है दोस्तों। तो दोस्तों एक वर्ड यहाँ पर जो है केवल पहले और चौथा ऑप्शन देखिए केवल आप दोस्तों, जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये लगभग एक ही मीनिंग निकाल रहा है, केवल निम्न है यहाँ बेहतर है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, निम्न नेगेटिव वर्ड दोस्तों ये हो नहीं सकता। वयस्कों से किसी एक को नीचा दिखाना, किसी को अच्छा दिखाना, ये साइकोलॉजी में बिल्कुल नेगेटिव माना गया दोस्तों। सब कुछ साथ लेके चलना है, समावेशी शिक्षा की बात की गई दोस्तों। तो जीन पियाजे का दोस्तों जो प्रमुख प्रस्ताव है सिद्धांत का, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप में नहीं भैया, गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप में कैसे भिन्न होगी बच्चों की सोच? दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम ये पूरा जीन पियाजे की जो टॉपिक है थ्योरी, हम किसी दिन ले आएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही क्लास में दोस्तों। दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप में नहीं। यही कंफ्यूज करेगा आपको। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? दोस्तों ये भी जीन पियाजे की बात कर रहा है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था, पूर्व, मूर्त, अमूर्त। जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। दोस्तों ऑप्शन इसमें पहला, विचारों की अनंतक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, विलंबित अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो दोस्तों लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पूर्व संक्रियात्मक में नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 7 वर्ष है उम्र बालक की। 2 से 7 वर्ष में क्या निर्धारित कर लेगा लक्ष्य अपना? इसलिए तो भैया तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता इसमें, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। विलंबित अनुकरण, विलंबित का मतलब नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। अनुकरण का मतलब होता है देख कर सीखना, विलंबित का मतलब वियुक्त मतलब जैसे हुआ, इसका मतलब दोस्तों जैसे दोस्तों विलंबन का मतलब देर से, तो क्या मतलब दूसरों को देख कर देर से सीखता नहीं है भैया, ऐसी कोई बात नहीं की गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वर्तुल प्रतिक्रिया की कोई बात नहीं की गई है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। विचारों की अंतक्रमणीयता की बात की गई है दोस्तों। दोस्तों दूसरी अवस्था में बालक दूसरों पर डिपेंड होता है, मतलब खुद पे निर्धारित नहीं होता, दूसरों के संपर्क से ही ज्ञान अर्जित करता है। और इसमें वो खेल और अनुकरण दोस्तों जैसे हैं, दूसरों देख कर सीखना, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है दोस्तों। दोस्तों 7वें नंबर पर चलते हैं हम लोग। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सही पूछ रहा है दोस्तों, पॉजिटिव। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दोस्तों, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत, नहीं भैया सही नहीं हो सकता। पुरस्कृत और दंडित जैसे कि दोस्तों मैंने कई बार बताया कई क्लासों में पिछली, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं दोस्तों। सही अगर क्वेश्चन पूछ रहा कि सही बताओ भैया, तो ये कभी भी सही नहीं होंगे ऑप्शन, ये गलत ही होंगे, क्योंकि नेगेटिव वर्ड। अगर हाँ नेगेटिव पूछा जाए तो कौन सा नहीं है, तो ये हो सकता था। हालांकि सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल दोस्तों नहीं भैया, केवल नहीं, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती, सीमित नहीं करती। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल टैग वर्ड से ही, मतलब नेगेटिव टैग वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि भैया ये गलत है। तो इसमें हो जाएगा दूसरा, 100% दूसरा हो जाएगा दोस्तों। बस अभी बच्चे सीखने स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं दोस्तों। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। दोस्तों प्रगतिशील कक्षा का मतलब ही हुआ है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा मतलब शिक्षा की बात ये है, मतलब कि शिक्षा विकास से हेतु होनी चाहिए। बच्चों को किस रूप में देखा है? खाली स्लेट का मतलब तो बच्चे कुछ आता ही जाता नहीं,
कोई मतलब नहीं, बेकार। छोटे वयस्कों के रूप में, कोई मतलब नहीं इसका। निष्क्रिय तो बिल्कुल नेगेटिव, तो तुरंत कट जाएगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, मतलब सक्रिय खोजकर्ता के रूप में, तो यही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय। निष्क्रिय हो नहीं सकता, व्यक्तिगत की कोई बात नहीं दोस्तों, ये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिपादक हैं ये ले वाइगोत्स्की। दूसरा ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया, लियो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं, ले वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास के प्रतिपादक, और जो लॉरेंस कोहलबर्ग है नैतिक विकास के प्रतिपादक। दोस्तों ये हर पेपर में आपको 6-7 क्वेश्चन इनसे देखने को मिलेंगे, तीनों से। दोस्तों 10वां नंबर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार। पुरस्कार की कोई बात नहीं कही भैया, बिल्कुल कट हो जाएगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सही हो सकता है दोस्तों, देखते हैं आगे भी। परीक्षणात्मक, क्योंकि कभी कभी दोस्तों 2 ऑप्शन सही होते हैं, जिसमें एक ज़्यादा सही होता है उसी को इसमें लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों। सही रहेंगे 2-3, उसमें आपको सबसे ज़्यादा वाला ढूंढना रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों, परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दोस्तों चौथा ऑप्शन देखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। किया हुआ नहीं जा सकता भैया, ऐसी कोई बात नहीं की गई जीन पियाजे में। अब हमारा बचा दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों जैसे तीसरा ऑप्शन, इसमें परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके, दूसरों की कोई बात नहीं कही कि जीन पियाजे का सीधा कहना है भैया, उन्होंने साफ साफ कहा है बच्चे सक्रिय रूप से खोजकर्ता स्वयं होते हैं दोस्तों। तो ज्ञान के रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार करते हैं, कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश डैश से तक है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। परिष्कृत का मतलब ब्रैकेट में सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास तथा परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। दोस्तों इन्होंने केवल लैंग्वेज में घुमाया हुआ है क्वेश्चन में कुछ नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म होता है दोस्तों। मतलब बालक पहले पेड़ देखेगा, फिर उसके बाद देखेगा कि भैया किस आम का पेड़ है, हाँ फल लगे हुए हैं छोटे, मतलब पहले वो बड़ी चीज को देखता है, फिर सूक्ष्म मतलब छोटी, पहले छोटी चीज को देखेगा फिर बड़ी, नहीं ऐसा नहीं है। शीर्षगामी अधोगामी नहीं, अधोगामी शीर्षगामी नहीं, विकास का क्रम हमेशा स्थूल से सूक्ष्म होता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 11 नंबर का चौथा होगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पहल करती है, बाल्यावस्था की समाप्ति, पहल पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वर्ड है इसमें इंपॉर्टेंट। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो बाल्यावस्था की समाप्त के बाद तो किशोरावस्था आता है, तो इन्होंने वयस्कता की बात की, किशोरावस्था है, फिर मध्य बाल्यावस्था कोई मतलब नहीं, बाल्यावस्था के समाप्त, पूर्व क्रियात्मक, तो दोस्तों किशोरावस्था हो जाएगा, किशोरावस्था ही इसमें सही हो जाएगा। इस यही वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है किशोरावस्था। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर ऑप्शन काटना आप सीख गए, तो अगर आपको एक बार आंसर नहीं आ रहा फिर भी आप सही कर ले जाएंगे, जब 3 गलत है तो चौथा तो दोस्तों जाहिर सी बात सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका
अपने साथ जो अनुभव लाती हैं, दोनों को साथ लेके बात की गई है दोस्तों, बालक और बालिका को। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये तो कभी नहीं हो सकता दोस्तों। अस्वीकार, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है। उसकी उपेक्षा करनी चाहिए दोस्तों। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन दोस्तों, पहला और तीसरा ऑप्शन दोस्तों। दोस्तों उसकी उपेक्षा भी नेगेटिव वर्ड, उपेक्षा काहे लिए करेंगे भैया, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें बात की गई है, जैसा कि ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास की कोई बात नहीं की गई दोस्तों। यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों, जेल भेज दिया जाएगा भैया, यही वर्ड आप देख लीजिए दोस्तों, इसी से पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जेल भेजने की मतलब ही इन्होंने कहा कि भैया पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा। तो सार्वभौमिक कोई बात नहीं की गई दोस्तों, यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास की कोई बात नहीं गई, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिन्यास की कोई बात नहीं है, दंड एवं आज्ञा पालन की बात की गई है दोस्तों। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें ले वाइगोस्की क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, मेरी समझ से पिछले 2-3 सेटों में लगातार मिल रहा क्वेश्चन दोस्तों देखने को, यही सेम क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों अब तक आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा, समस्यात्मक वार्ता कोई मतलब नहीं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें ले वाइगोस्की क्या कहते हैं, कोई मतलब नहीं समस्या। अहम केंद्रिता वार्ता नहीं, ये जीन पियाजे का है, ये भी नहीं। भ्रांत वार्ता, ये कोई मतलब। व्यक्तिगत वार्ता है, निजी वार्ता, यही दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों के को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करना है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम लोग, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंध करना क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जेंडर प्रासंगिकता है, विकसित जेंडर पहचान है, जेंडर सिद्धांत है, जेंडर रूढ़िवादिता है। दोस्तों ये नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव बात की गई है। विशिष्ट लिंग मतलब किसी एक को प्राथमिकता दे रहा, सभी को साथ लेकर नहीं चल रहा, जेंडर प्रासंगिकता हो नहीं सकता। विकसित जेंडर पहचान की कोई बात नहीं कहेगी दोस्तों, जेंडर सिद्धांत भी कोई बात नहीं कही, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पक्षपात की बात की गई है दोस्तों। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पक्षपात, ये दोनों वर्ड का मतलब एक ही है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृतियों और समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। विशेष दोस्तों चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वह विद्यार्थियों के बीच संस्कृत विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी। दोस्तों इसमें जैसे नेगेटिव वर्ड देखिए आप, विशेष की कोई बात नहीं भैया, सभी को साथ लेके चलना, तुलना उलना की नहीं करना भैया, सभी को करना है। तो ये दोस्तों तीनों ऑप्शन ही देखिए नेगेटिव वर्ड से कट गए, तो जाहिर सी बात 3 कट गए तो पहला ही होगा इसमें दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है दोस्तों। मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षण, पृथक्करण। दोस्तों मैं पहली ही क्लास से बोल के आया हूँ कि भैया साइकोलॉजी में समावेशी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया गया है, इसे ही पॉजिटिव माना गया है। मुख्य धारा शिक्षा का कोई मतलब नहीं भैया, एकीकृत शिक्षा का कोई मतलब नहीं, पृथक्करण अलग अलग कोई मतलब नहीं, समावेशी शिक्षा ही इसमें सही होगा दोस्तों, 2009 में बात की।
दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। डैश डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित, सभी बच्चों को दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ, नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन है दोस्तों, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया है आप लोगों को, अगर समावेशी शिक्षा है और आप क्वेश्चन पास्ट टू पूछ रहा है तो ऑप्शन वही होगा। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यह विचारधारा है सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान, दोस्तों यहीं से आप देख सकते हैं ये समान वर्ड से, तो ये समावेशी शिक्षा हमारा हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन का डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। दोस्तों नेगेटिव पूछ रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया ये तो पॉजिटिव है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण ये नेगेटिव दोस्तों। निर्देशन एवं संचालन, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, तो दोस्तों ये पहला तो नहीं हो सकता। इसमें ज्यादातर नेगेटिव आपको इसमें कौन सा दिख रहा है दोस्तों, निर्देशन एवं संचालन ये भी पॉजिटिव आ जा रहा है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास ये भी है, तो ये भी नेगेटिव दोस्तों, तीसरा भी। लेकिन दूसरा और तीसरा में आपको ज्यादातर नेगेटिव यही ना, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये पूरी तरह से बात करें, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए दूसरा हो जाएगा दोस्तों। पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों प्रैक्टिस सेट ले लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप लोग बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। कम समय में आप जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे और कॉन्फिडेंस एक आपके अंदर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ का के बच्चों के स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। स्तंभ का है, स्तंभ खा है दोस्तों। ए है प्रतिभाशाली, बी है अधिगम आसक्तता, सी है सृजनात्मकता, डी है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। दोस्तों इसे ही कहते हैं ADHD। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसमें बालक का ध्यान नहीं केंद्रित हो पाता, उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अगर आप एक पीरियड 30 मिनट बैठने के लिए बोल देंगे तो बैठ नहीं पाएगा, उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। तो दोस्तों हम इसी से मिलाते हैं अपना अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, आसानी से विचलित होने की आदत है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा, जैसे प्रतिभाशाली बालक है, अधिगम आसक्तता है, सृजनात्मकता है दोस्तों, फिर अवधान कमी है। तो जो चौथा ऑप्शन हमारा पता है किसमें जाएगा दोस्तों, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। दोस्तों शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, ये तो प्रतिभाशाली बालक के अंदर होगी दोस्तों। अवधान कमी, अति सक्रियता, आसानी से विचलित होने की आदत। दोस्तों एक मैंने जैसे बताया कि इसका ध्यान टिक नहीं पाता, बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाएगा। अधिगम आसक्तता है दोस्तों, ये हो जाएगा पहला भैया। दूसरा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, अधिगम की बात की गई है, बी का पहला। तो दोस्तों अब हमारा देख सकते हैं ए का चौथा किसमें है भैया, अरे 3 में मिल रहा। दूसरा देखते हैं बी का पहला किसमें है भैया, मिल गया ऑप्शन अपना दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ए का चौथा हो गया दोस्तों, बी का पहला हो गया, सी का दूसरा हो गया दोस्तों, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, और डी का तीसरा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन से यहाँ देख लीजिए दोस्तों अगर आपको कम समझ में आ रहा होगा इसमें। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पढ़ते ही आपको पता चल गया दोस्तों। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद व्याद करने की, बिल्कुल नेगेटिव कभी नहीं हो सकता दोस्तों, पॉजिटिव पूछ रहा है। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल, नेगेटिव वर्ड कभी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा दोस्तों 2 ऑप्शन, पहला और दूसरा।
जैसा कि दोस्तों दूसरा ऑप्शन है इसमें, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करेगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा दोस्तों। सक्रिय रूप से दोस्तों पहला हो जाएगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, नहीं। नेगेटिव। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के हतोत्साहित नहीं, अनुमति नहीं दी जानी चाहिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं इसमें। 24 नंबर दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। दोस्तों पॉजिटिव पूछ रहा संरचनात्मक दृष्टिकोण, एक निष्क्रिय निष्क्रिय हो नहीं सकता, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। दोस्तों अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, लेकिन तीनों लगभग लगभग सही हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कौन सही है, जैसा कि मैंने बताया था अभी या पिछली क्लास में शायद बताया था कि कभी कभी होता क्या है दोस्तों, 2-3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा सबसे सही है वही है। जैसे तीसरा तो इसमें बिल्कुल गलत है, हो नहीं सकता। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, एक सक्रिय दोस्तों, ये वर्ड देखिए, ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, सक्रिय। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, नहीं दोस्तों दूसरा हो जाएगा इसमें, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक पॉजिटिव पूछ रहा दोस्तों विश्वास होता है, तब विद्यार्थी किसी रूप से प्रभावित नहीं होते, नहीं भैया ऐसी बात नहीं। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, सही बात है। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, नहीं। का उत्साह भंग हो जाता है, दोस्तों आप समझ गए होंगे कौन सा सही इसमें। भंग वंग की कोई बात नहीं भैया, सब नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं। सीखना बंद कर देते हैं, सब नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। प्रभावित नहीं होते, नहीं प्रभावित होते हैं, सकारात्मक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की गलतियां, ऑप्शन दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। लापरवाह को नहीं बताना बच्चों को, बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार देनी चाहिए, तुरंत नहीं, और अभ्यास नेगेटिव वर्ड दोस्तों। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि देती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब पहला चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, महत्वहीन, महत्वहीन नहीं महत्व है भैया, हीन का मतलब नेगेटिव हो गया, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाए दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों नहीं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव, ये हो नहीं सकता, केवल नंबरों को नहीं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित, लिखित ही नहीं, एक अलग गतिविधि में के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन बिल्कुल सही बात है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए दोस्तों, ये भी नहीं होगा और दूसरा भी नहीं होगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो दोस्तों इसमें हम एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं, संबंधित हैं भैया, ये नहीं होगा। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, बात सही, संबंधित है, जब ये संबंधित तो ये तो होगा नहीं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। दोस्तों इसमें एक
चौथा ऑप्शन तो पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन ये होगा नहीं। इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। बात तो सही कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं भैया, ये चीज ध्यान रखिए। इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पर बात करिए हतोत्साहित महसूस करते हैं। महसूस संज्ञान में आएगा, संवेग में आएगा। कि भैया मैंने जैसे पहले ही बताया था, नहीं सॉरी शायद इस क्लास में नहीं बताया, जब हमारे सामने कोई ऐसी घटना होती है या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें शर्मिंदगी या ऑड फील होता है, तो ये संवेग है दोस्तों। भय होना, डर होना, शर्मिंदा होना, ये सब हतोत्साहित महसूस होना, ये सब भय संवेग के अंदर आते हैं, संग। तो ये चौथा ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। नहीं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार। नहीं भैया, एक ही प्रकार नहीं, ये तो गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक में दी गई कंठस्थीकरण नहीं भैया। कंठस्थीकरण का मतलब भी दोस्तों वही हुआ, याद करना। अब बचे हमारे पास दो। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख कर ही नहीं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मौखिक भी होते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब भी नहीं करते और ना चैनल इसको वीडियो लाइक करते हैं दोस्तों। कर लिया करिए, थोड़ा सा मुझे अच्छा फील होता है और मतलब और अच्छे से पढ़ाने की मतलब मन होता है दोस्तों। अब आप लोग सीनियर है दोस्तों, समझते होंगे इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है दोस्तों। फिर क्वेश्चन फ़ोटो लेना है, फिर उसे इसमें हर स्लाइड पे लगाना है, फिर एक्सप्लेन भी करना है, समझाना भी है दोस्तों, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वे विधियाँ कॉमा जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, इनमें से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। विद्यार्थियों की स्वपहल दोस्तों, यही टैग वर्ड पकड़िए आप। परंपरागत की कोई बात नहीं की भैया, अंतर्वैयक्ति की कोई बात नहीं, निगमनात्मक विधि की कोई बात नहीं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।